पटना पहुंची रेमडेसिविर वैक्सीन की पहली खेप। देर रात अहमदाबाद से पटना पहुंची वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में स्टोरेज हाउस से ले जाया गया। कोरोना के बाद अब चमकी बुखार की मार। चमकी बुखार से पीड़ित 3 बच्चों को शहर के SKMCH में कराया भर्ती। बच्चों की स्थिति गंभीर। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी। बदमाशों ने ABVP के नगर मंत्री राहुल कुमार को गोली मारकर की हत्या। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बलिया में प्रधान पद के प्रत्याशी में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक ही परिवार के हैं दोनों पक्ष। नमस्कार, VIP न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही रेमडेसिविर वैक्सीन की पहली खेप बीती रात पटना पहुंची है। अहमदाबाद से विशेष विमान से देर रात पटना पहुंची वैक्सीन के 37 बक्से को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में स्टोरेज हाउस में ले जाया गया। आपको बता दें कि वैक्सीन की अगली खेप आज दोपहर तक पटना पहुंचेगी। तो आपको बता दें कि पहली खेप पहुंच चुकी है और संजीवनी रेमडेसिविर वैक्सीन साबित हो रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़ गए हैं। अनिल, पहली खेप अब पटना पहुंच चुकी है। वैक्सीन की 27 बक्से को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो पहल की गई थी वैक्सीन जो मंगवाने की अहमदाबाद से, वो सफल साबित हुई। जी बिल्कुल आस्था, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेमडेसिविर जो एक दवा है जिसको कि लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है हाहाकार टाइप का मच गया था। मरीज के परिजनों में एक बहुत बड़ा पश्मोपेश की एक स्थिति बन गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी इस पे कदम उठाते हुए रेमडेसिविर जो दवा है उसकी पहली खेप आज अगर बात करें हम तो बीती देर रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में पटना पहुंची है। अहमदाबाद से विशेष विमान के जरिए इसको लाया गया है जो कि बीती रात पहुंची है। अब ऐसे में अगर बात करें तो जिसमें 37 बक्से में भरकर इंजेक्शन जो है वो उतारा गया है पटना के एयरपोर्ट और तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है गाड़ियों में भरकर इस इंजेक्शन को स्वास्थ्य विभाग ले गई है। हालांकि जो संख्या बताई गई थी उससे आधा ही इंजेक्शन अभी पहुंचा है, क्योंकि रात अधिक होने की वजह से अहमदाबाद से आए इंजेक्शन जो है वो कभी न कभी विमान में लोड किया गया है। बाकी बचे इंजेक्शन जो है आज अगर बात करें हम तो आज पहुंचने वाली है। मंगलवार को ये एक और खेप जो है वो पटना एयरपोर्ट पर उतरने वाली है। जी बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं अब जो वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही थी या फिर आने वाले दिनों में जो वैक्सीन लगाई जाने वाली है, युवाओं को भी लगाई जाने वाली है, तो उसमें काफी मददगार साबित होगी। जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोगों के बीच में जो भयावह स्थिति बन गई थी और लोग जो है कहीं ऑक्सीजन के लिए चीख पुकार करते हुए सुन रहे थे, तो कहीं रेमडेसिविर जैसी दवाओं के लिए भी एक होड़ सी मच गई थी। ऐसे में सरकार ने ये अनूठी पहल ली है जो अहमदाबाद से डायरेक्ट जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुंचाया है। सबसे अहम बात है, मैं बता दूं आपको कि इसमें रेमडेसिविर जो दवा थी इसकी कहीं ना कहीं कालाबाजारी होनी शुरू हो गई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन और सरकार ने सख्त कदम उठाए थे और तमाम जितनी भी दुकानें थी जहां पे रेमडेसिविर होने की चर्चाएं आ रही थी वहां रेड डाला गया। एक टीम गठित भी किया गया ताकि इस कालाबाजारी को भी रोका जा सके। जी अभी ये जो वैक्सीन आई है ये स्टोरेज हाउस में इसको ले जाया गया है और सुरक्षित रखा गया है और इसकी जो बताई जा रही है कि अगली खेप आज दोपहर पटना पहुंचेगी, तो अगली खेप के बारे में क्या कुछ ताजा जानकारी है? अगली खेप की बात करें तो बस कुछ ही घंटों में ये अगली खेप जो है अहमदाबाद के स्पेशल विमान से ये पटना पहुंचेगी, जहां पे जो बाकी बचे रेमडेसिविर दवा है जो ज्यादातर मरीजों को जो नीडेड मरीज हैं उन तक वो पहुंचाई जाएगी। तमाम जो अस्पतालों में इसका ही वितरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी रहेगी, पूरी निगरानी के साथ वैसे जरूरतमंद रोगियों के लिए ये रेमडेसिविर दवा जो है वो कहीं ना कहीं अमृत साबित होगी और कहीं ना कहीं इसका फायदा उन तक सीधे रूप से पहुंच सकेगा। इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है और तमाम तरह जितने भी बाकी बचे रेमडेसिविर दवा है वो जल्द ब जल्द पटना पहुंचने की बातें निकल कर सामने। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं अब सरकार ने जो अहमदाबाद से दवाई मंगाई है, जो वैक्सीन मंगाई है, उसका फायदा अब लोगों को होगा।
मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी नल जल योजना की जमीनी सच्चाई योजना की बदहाली बयां कर रही है। जिले के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत योजना के लाभ के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। प्रखंड में तमाम घरों को नल जल योजना से भले जोड़ लिया गया है, लेकिन कई क्षेत्रों में से योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ग्रामीणों के अनुसार प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में योजना का लाभ नहीं मिलने के साथ कूड़ा उठाने का कार्य भी बंद है। साथ ही कुव्यवस्था की सूचना जिलाधिकारी को भी सूचित किए जाने की बात सामने आई। हमारे वार्ड में नल जल का 14 वार्ड में बदतर स्थिति है। 15 इंची से लेके 1 फीट तक मोटा पाइप गया है और 4 इंची से 6 इंची तक पतला पाइप गया है, जो खुरपी चलाने पर भी दरवाजे पर पाइप कट जाता है। पाइप लगा रहा था, बोलने के कारण वार्ड को हम बोले कि जो हमको 1 फीट पर गाड़ो, तो मुखिया जी को बुला लिया। मुखिया जी आने के बाद उनसे मारपीट हुआ। वो अपने समर्थकों के साथ मेरे दरवाजे पे आकर के उन्होंने मारपीट किया। पूरे पंचायत का स्थिति है कि पाइप ऊपरे ऊपरे चल रहा है, जो आपके नज़र के सामने वहाँ पाइप है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवशंकर झा जुड़े हुए हैं। शिवशंकर, जिस तरीके से नल जल योजना से तो तमाम जोड़ लिया गया है लोगों को और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी जो योजना चल रही है, लेकिन इसकी बदहाली सामने आ रही है। जी आस्था बता दो कि ये जो 7 निश्चय योजना के तहत जो मुख्यमंत्री सुशासन बाबू की सरकार में जो ये मामला चल रहा है, इसके लेकर के बिहार के कई बड़े बहुत जैसा जिला है जिसमें 7 निश्चय योजना पूरी तरह विफल देखी जा रही है। और इसी तरह ठीक आज मनका बिशनपुर चांद के मुसहरी प्रखंड के मनका बिशनपुर चांद में मुखिया द्वारा किया गया अवैध वसूली के लेकर के और ये कचरा साफ सफाई के लेकर के भी उनको 17 लाख रुपए निकासी कर ली गई है। और उसके बाद जबकि कोई कचरा साफ नहीं किया गया है। रही बात 7 निश्चय योजना की, तो 7 निश्चय योजना में पाइप भी देखा जा सकता है टीवी स्क्रीन के जरिए से कि पाइप भी कितना घटिया लगाया गया है, जिससे कि मतलब तुरंत हर जगह पे उसका छोटा छोटा छेद दिखने को मिल रहा है। जी, जिस तरीके से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी शिकायत क्या लोगों ने किसी जिम्मेदार से की है? इसकी शिकायत प्रवीण कुमार मुन्ना ने बताया कि मैं जिलाधिकारी तक को लिखित सूचना दिया हूं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना है कब क्या कहना है जिम्मेदारों का। जी, जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बोला गया है कि हाँ कार्रवाई होगी, जांच होगी। अभी तक कोई नहीं जांच हुई और कुछ नहीं अभी तक नहीं हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर झा हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मधुपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री का तबादला कर दिया है, तो वहीं देवघर के नए उपायुक्त के रूप में नैन्सी सहाय की पदस्थापना की है। जिले के नवनियुक्त डीसी नैन्सी सहाय ने बाबा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और जिले वासियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए बाबा बैजनाथ से प्रार्थना की। बता दें कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के निवर्तमान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, देवघर एसपी, मधुपुर एसडीएम और मधुपुर के डीएसपी के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, जिसमें इन अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि कुछ दिन पूर्व चुनाव आयोग ने मधुपुर के एसडीएम का तबादला कर दिया है और आज देवघर के निवर्तमान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री का तबादला किया। देखिए, अभी आज वापस देवघर का प्रभार मिला है और बाबा की कृपा है। प्राथमिकता भी आप सब जैसे जानते हैं कि कोविड और कोरोना से जो चैलेंजेस मुश्किल दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले कोरोना से संबंधित जो कार्य करने हैं इसके रोक के लिए और लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका इलाज प्राथमिकता पे कराना। तो हम लोग एज टीम पूरी कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष भी जैसे कोरोना काल में सभी का सहयोग था, जिले के लोगों का। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमरनाथ पाठक जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने डीसी मंजुनाथ भजंत्री का तबादला कर दिया है और इस दौरान एसडीएम और तमाम लोगों पर भी गाजगिरी है, क्या कुछ आरोप इन दौरान लगाए गए? जी, मैं आपको बताऊं कि सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा वर्तमान डीसी मंजुनाथ भजंत्री और मधुपुर के एसडीएम के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। साथ ही साथ एसपी एवं डीएसपी के विरुद्ध भी आरोप लगाए गए थे कि रात के अंधेरे में जाकर के सीएम से मुलाकात करते हैं। सीएम चुनाव के दौरान देवघर में कैंप मधुपुर में जाकर के रुके हुए थे, इसी दौरान ये लोग जाकर रात में मिल रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव के दिन जो गलत आंकड़े जो दिए गए
पहले बताया गया कि 79% वोटिंग हुआ है, फिर बाद में जाकर के वो वोटिंग का परसेंटेज घटा करके पहले लास्ट फाइनल बता दिया गया कि 71% वोट पोल हुआ। इसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने नाराजगी व्यक्त की है और इसको लेकर के डीसी का तबादला किया है और वर्तमान में नैन्सी सहाय को देवघर का नया डीसी। जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है और डीसी नैन्सी सहाय जो है बाबा मंदिर पहुंची हैं और तमाम जो है जिले वासियों के लिए बचाव की प्रार्थना की है, तो कोरोना से बचाव के लिए यहाँ पर तमाम क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी मैं आपको बताऊं कि आज नैन्सी सहाय ने आज प्रभार ग्रहण करने के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची और सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंच करके बाबा देवघर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य उत्तम रहे इसकी कामना की है। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से बात की और बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से देवघर के लोगों के लिए कामना की है कि बाबा बैद्यनाथ से लोगों को यहाँ स्वस्थ रखे, कोरोना से बचाए। साथ ही साथ जो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उनकी समीक्षा करने जा रही है डीसी नैन्सी सहाय। 1:30 बजे से एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है जिसमें वो जिले में चल रहे तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगी और इसके बाद वह कोविड से कैसे निपटा जाए उसको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग घरों में रहे, अनावश्यक बाहर नहीं निकले, तभी जाकर के कोरोना से बचाव हो सकता है। जी, जिस तरीके से नए उपायुक्त के रूप में अब नैन्सी सहाय को वहां पर पदस्थ किया गया है, तो उनके आने से क्या कुछ बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा? जी मैं आपको बताऊं कि पहले भी नैन्सी सहाय देवघर की उपायुक्त रह चुकी है। पिछले जब कोरोना काल था पहले फर्स्ट फेज में, उस दौरान यहाँ रही थी और उस दौरान उन्होंने काफी बढ़िया काम किए थे। यहाँ के लोगों ने उनके कार्य को सराहा था। तो एक बार फिर से स्थानीय लोगों के बीच में एक आशा जगी है कि फिर से वही टीम एफर्ट के साथ यहाँ के समाज जितने भी स्वयंसेवी संस्था हैं या फिर जो भी लोग हैं समाज सेवी लोग हैं, एक बार फिर से बाहर आएंगे और लोगों की मदद करेंगे और साथ साथ लोगों का समुचित इलाज भी हो पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमरनाथ पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की जानकारी के लिए। जहां एक तरफ ऑक्सीजन न मिलने से चारों ओर त्राही मची हुई थी, बिना ऑक्सीजन के लोग दम तोड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के अथक प्रयास पर शासन ने रायबरेली को 3 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मुहैया कराकर थोड़ी राहत दी है। एआरटीओ प्रशासन और रायबरेली पुलिस की देखरेख में देर रात लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर गंगागंज स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचा, जिसके बाद प्लांट के मालिक ने 3 से 4 दिन के बैकअप का दावा किया। 3 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन से 300 बड़े या फिर 700 छोटे सिलेंडर ऑक्सीजन से भरे जा सकते हैं, जो रायबरेली में खपत के अनुसार 3 से 4 दिन का बैकअप माना जा रहा है। ऑक्सीजन का टैंक लेके आए हैं लिक्विड गैस का। इसको पे यहाँ पे डीएम साहब और सीडीओ साहब के निर्देशन पे मतलब 3 मीट्रिक टन यहाँ पे रिफिलिंग कराई गई है, क्योंकि यहाँ की शॉर्टेज को देख के यहाँ की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। हम लोग निरंतर लगभग 1 हफ्ते से डेली छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ मुहैया करा रहे हैं बाहर से लाने के लिए। तो डीएम साहब की पहल पे ये अच्छा कार्य हुआ है। हम लोग निरंतर लगे हुए हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। हम लोग बिहार में आपराधिक कानून व्यवस्था को खुलेआम ताक पर रखकर आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। बेखौफ अपराधियों के आतंक का ताजा मामला जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां बीते दिन अपराधियों ने एबीवीपी के नगर मंत्री राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार घात लगाए बैठे अपराधियों ने राहुल कुमार से बातचीत के दौरान उन्हें गोली मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक जमीन खरीद बिक्री के काम से भी जुड़ा हुआ था और इसी संबंध में हुए विवाद में अपराधियों ने युवक को अपना निशाना बनाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ताजपुर इकाई के नगर मंत्री राहुल जी थे, जो किसी ने फोन करके इनको बुलाया और कस्बे आर्मी को गोली मार के दिन में हत्या कर दी गई है। मैं पुलिस प्रशासन समस्तीपुर के एसपी साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए अपराधी को, नहीं तो विद्यार्थी पंचचंद बंद आंदोलन करने बाध्य होंगे। नाम का लड़का था, उसका करीब 1.5 घंटे पहले गोली मार कर हत्या हुई। फतेहपुर मुसरी घरारी का रहने वाला है, जबकि घटना कस्बे ताजपुर में हुई है। तो पता चला
गार्जियन लोग से पूछताछ चल रहा है प्रारंभिक, अभी तो कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन कुछ आपसी विवाद में ही ये घटना हुआ लग रहा है। सर अपराधी की संख्या कितनी? अभी नहीं बता पाएंगे, विस्तृत पूछताछ चल रही है। घटना स्थल से खोखा वगैरह? हाँ, एक खोखा और एक मिस्ट फायर गोली बरामद हुआ है। बलिया के बांसडीह रोह थाना क्षेत्र के सरिया ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशियों में बूथ पर ही जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। आरोप है कि निवर्तमान प्रधान व प्रत्याशी विनोद सिंह अपने सहयोगियों के साथ विरोधी ब्रजेश सिंह समेत अन्य पर बूथ पर ही हमला करके घायल कर दिया। इसे वायरल वीडियो में निवर्तमान प्रधान और सहयोगियों की गुंडागर्दी साफ दिख रही है। तो वहीं घटना के समय पुलिस का जवान भी दिख रहा है, लेकिन उसके द्वारा उन्हें रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा। घटना के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों के लगभग 8-9 लोगों को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ कर रही है। दोनों पक्षों से जानलेवा हमला करने की तहरीर दी गई। समाचार लिखे जाने तक FIR दर्ज नहीं हुई थी। आपको बता दें, दोनों ही पक्ष एक ही परिवार के हैं और इन दोनों में पहले से ही अदावत चलती आ रही है। पूर्वी चंपारण में बीते दिन हुए आग लगी की दुर्घटना में कई घर जलकर खाक हो गए। घटना जिले के कल्याणपुर प्रखंड की है, जहां LPG सिलेंडर फटने से लगी आग की चपेट में 15 घर आ गए। इस दुर्घटना में घरों में रखा सामान सहित घर जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची अग्निशामक की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटने की सूचना पाकर मौके पर अंचलाधिकारी अश्विनी कुमार हालतों का जायजा लेते हुए आपदा प्रबंधन के तहत पीड़ितों को कर जल्द मुआवजा देने की बात का आश्वासन दिया। अचानक बाकरपुर राउतपुरा में 10-12 घर जला है अचानक, किसी को जानकारी नहीं हुआ। सिलेंडर भी फटा है, इसमें 6-7 गो। अच्छा। बहुत माल जाल सामान का बहुत नुकसान है। अच्छा। बात तो सामने है। कितने लगभग घर जा रहा है टोटल? 12-13 घर। कहाँ पे लगा है ये आग? बाकरपुर। झारखंड में संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार कई कार्य कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन भी इस ओर कई पहल कर रही हैं। इसी को लेकर आज रिम्स स्थित मल्टी स्टोरेज पार्किंग बिल्डिंग में तैयार हो रहे 300 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद सीएम ने कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए डोरंडा स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड का शुभारंभ भी किया गया। मौके पर हेमंत सोरेन ने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। नहीं है, अभी आवश्यकता है कि मिलजुल करके इस संक्रमण की जंग को जीतना। आज इस संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति, क्योंकि यह संक्रमण इस तेजी से आया है कि लोगों को, आम लोगों को तो छोड़िए, किसी को भी यह पता नहीं चला कि इस तरीके की रफ्तार, इस रफ्तार के साथ ये आएगा और लोगों को परेशान करेगा। आज इस संक्रमण में सबसे अधिक लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की आवश्यकता पड़ रही है और इसको लेकर आपने देखा होगा, निरंतर हमने कई प्रयास की हैं।
बिहार में कोरोना से स्थिति काफी विकट हो गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन और दवाओं को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए। कोरोना को लेकर पप्पू यादव ने एक बार फिर प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर सही आंकड़े नहीं देने को लेकर निशाना साधा। साथ ही सरकारी अस्पतालों को आर्मी के हवाले करने की मांग की। बता दें कि जाप प्रमुख पप्पू यादव लगातार कई अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और मरीजों से मिल उनका हालचाल जानने के साथ ही डॉक्टरों को भी कई दिशा निर्देश दे रहे हैं। प्रार्थना है नीतीश जी से, आप और सुशील मोदी में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। डेक्सामेथासोन दवाई चलेगी, जिसका हल्ला हो रहा है। जो दवाई क्या नाम है, रेमडेसिविर दवाई, वो कंप्लीट खत्म हो गई ना। डेक्सामेथासोन ये चलेगी और रैपिड एंटीजन किट से जांच होगा, लेकिन ऑर्डर उनका निकल गया है एम्स का। उसके बावजूद भी भारत के डॉक्टर उस दवाई को लिखते हैं रेमडेसिविर। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों ने हर किसी को परेशान कर रखा है। इसी कड़ी में आम आदमी की एक और परेशानी अब बढ़ जाएगी। बता दें कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी ईसीआर के तहत चलने वाली 23 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया जाएगा। सोमवार की शाम रेलवे की तरफ से बंदी की जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जो 29 अप्रैल से लेकर अगले आदेश तक पूरी तरीके से कैंसिल रहेंगी। इस बात की पुष्टि सीपीआरओ राजेश कुमार ने की है। बता दें कि जिन 23 स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक कैंसिल किया गया है, उनमें राजगीर से दानापुर के बीच चलने वाली और गया के रास्ते पटना से भभुआ के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल भी शामिल है। रेलवे की तरफ से दावा किया गया है कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और इस कारण ऐसा फैसला लिया गया है। मेरा भाषण भी रहता है कि 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क लगाएं। गांव में लगातार संपर्क कर रहा हूं और ग्रामीण इलाकों में लोग गमछा भी बांध रहे हैं, लगातार मास्क भी लगा रहे हैं। ऐसा मेरा हमारी जनता पे भी हमको विश्वास है और जनता को हम पे विश्वास है। हम चुनाव जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे। और क्योंकि हमारी तैयारी देखी भी है, हम लोग जिला पंचायत पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर आगे हमारे साथ रही, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा, तो हम निश्चित तौर पे जो भी प्रत्याशी को आप लोग बनाएंगे, तो हमारी तैयारी इसी तरीके की है। तो हम लोग यहाँ क्षेत्र से पहले भी हमारा ये गांव है, हमारा घर है, यहाँ से हम लोगों को पहले भी बड़ा सहयोग रहा, आशीर्वाद मिला। और जब से होश संभाला, मेरा जन्म हुआ, तब से इस क्षेत्र में हमारे पिताजी के माध्यम से हमने खुद यहाँ के लोगों के बीच में रहे, तमाम सारे काम कराए। जिला पंचायत से जितनी सेवाएं क्षेत्र में पहुँचाई जा सकती हैं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी इस क्षेत्र में सेवाएं पहुँचाएं। पहले भी यहाँ रहे, जिला पंचायत जीत चुके हैं, काम भी बढ़िया कराए हैं और आपकी भी वोट यहाँ से जीत जाएंगे इस गांव से। अब की बार इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, किस तरीके से जिताएंगे उनको? सब निशान का चुनाव चिन्ह है, गिटार है, गिटार पर मोहर लगाना है और सबको मोहर लगा के सबको सारे गांव को जिताना है। इन्होंने विकास भी किया है, लेकिन आगे भी करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से आप चुनाव में जिताएंगे लोग? हाँ, जिताएंगे। किस तरीके से, क्या है? हमें बढ़िया आदमी है, सब वीरेंद्र भी हमारे पुराने हैं। बाकी अध्यक्ष जो मतलब अजय प्रताप तो आज हुए हैं, 25 साल से हम वीरेंद्र यादव को जिता रहे हैं, वोट दे रहे हैं। इस बार भी दे रहे हैं। इस बार उनकी बहू है चुनाव मैदान में, मेरे बच्चे भी जा रहे हैं उनके साथ में वोट मांगाने। मौका देंगे उन्हें? हाँ, मौका देंगे, एक बार आओ। तो आपको बता दें कि 29 अप्रैल से 23 ट्रेनें रद्द होने जा रही हैं। इसकी वजह से तमाम परेशानियां लोगों को इस दौरान हो सकती हैं।
ये जो फैसला लिया गया है ECR के तहत 23 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को रोकने का, तो कहीं ना कहीं इस दौरान परेशानियां खड़ी हो सकती हैं लोगों को। तेजी से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। मुजफ्फरपुर में कोरोना मरीजों के इलाज को बेहतर करने के लिए डीएम ने जायजा लिया। इसी को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने एसकेएमसीएच में इलाज की वर्तमान व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही एसकेएमसीएच के प्रिंसिपल अधीक्षक और कई चिकित्सकों के साथ बैठक की। साथ ही अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 110 बेड की क्षमता है, जिसमें उन्हें 200 बेड जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएच में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक थी, जिसमें कि एसकेएमसीएच के प्रिंसिपल, उसके अधीक्षक तथा अन्य वरीय चिकित्सक लोग वहाँ उपस्थित थे। बैठक में कोविड मरीजों का जो इलाज चल रहा है एसकेएमसीएच में उसकी समीक्षा की गई तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जो निर्धारित प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, उसी के आलोक में चिकित्सा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही वहाँ उपलब्ध जो संसाधन हैं, इस ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवा और उपकरणों की उपलब्धता, इसकी भी समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।